अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था किंगडम एनिमेलिया, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन में सुपर क्लास स्पाइसेस की जो ओल्ड क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सेकंड क्लास सुपर क्लास स्पाइसेस की जो सेकंड क्लास है कॉन्ड्रिक्थाइस, जिसके अंदर हम कार्टिलेजिनस फिशेस को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थाइस। तो कॉन्ड्रिक्थाइस जो है इसके अंदर हम ज़्यादातर बात करते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की, यानी जिनकी बॉडी जो है कार्टिलेज की बनी हुई होती है, तो उनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। तो इक्थाइस, पहले तो इस लफ्ज़ को समझे। कॉन्ड्रो जो लफ्ज़ है ना, कॉन्ड्रो, ये कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं ना, जिनको कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट ये कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स के लिए होता है। और इक्थियोलॉजी जो लफ्ज़ है वो फिशेस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। स्टडी ऑफ फिशेस को हम कहते हैं इक्थियोलॉजी। तो ये इक्थाइस लफ्ज़ वहाँ से निकला है। तो हमने कॉन्ट्रिक्थाइस अगर दोनों लफ्ज़ों को मिलाएं तो हमारे पास स्टडी ऑफ फिश, और ख़ास तौर पे कौन सी फिशेस जो आगे कार्टिलेज की बनी हुई है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रिक्थाइस कहते हैं। इंक्लूड शार्क्स एंड रेज। शार्क की बात करते हैं हम, इसके अलावा रेज, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। ये फेमस ग्रुप हैं जो हम बार बार स्टडी करते रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, लेकिन हम ये दो ही साथ साथ इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर या हमने कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक के अंदर इन दो ग्रुप के बारे में ज़्यादातर डिस्कस किया होता है। तो इनका जो स्केलेटन है बेटा वो कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज आपको पता है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे देखा जाए सॉफ्ट देन बोन, हड्डी की निस्बत थोड़ा सा सॉफ्ट किस्म का ये कनेक्टिव टिश्यू है, वगैरह बाकी कनेक्टिव टिश्यू की निस्बत ये हार्ड ही होता है। तो कार्टिलेजिनस इनका स्केलेटन ये बेसिकली डीजनरेट है रादर देन प्रिमिटिव। ये जो बात है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। डीजनरेट स्केलेटन किसे कहते हैं? प्रिमिटिव। एक प्रिमिटिव कहते हैं पुराना, जो शुरू से चलता आ रहा हो, यानी प्रोग्रेसिव हो, उसमें कमी ना आई हो। एवोल्यूशनरी लिहाज से देखा जाए तो वो सक्सेसिवली आगे चलता जा रहा हो। लेकिन डीजनरेट स्केलेटन का क्या मतलब है कि इनका स्केलेटन जो है ये डीजनरेट जिसे कहते हैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन, जो ख़त्म होने के करीब हो। तो क्योंकि कार्टिलेज को रिप्लेस किया है बोन ने, कार्टिलेज को ख़त्म कर दिया गया है एवोल्यूशनरी कोर्स के अंदर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो कार्टिलेजिनस स्केलेटन है ये डीजनरेट है। दैट मीन्स ऐसा ऐसा ये जो कार्टिलेज है ये ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद बोन्स बनना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे स्केलेटन को हम कहते हैं डीजनरेट रादर देन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कहते हैं पुराने को, तो प्रिमिटिव स्केलेटन नहीं है, डीजनरेट है, यानी एवोल्यूशनरी एतबार से ये ऐसा ऐसा रिप्लेस हो जाएगा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम इनकी बात करें तो जो बॉडी है लैटरली कंप्रेस्ड है, और हम इसे फ्यूजीफॉर्म भी कहते हैं। लैटरली कंप्रेस्ड किसे कहते हैं? जैसे मान लें ये हमारे पास कोई फिश है, साइडों से अगर आप इनको कंप्रेस करेंगे ना तो इस तरह की बॉडी हो जाएगी, यानी कि अगर देखें ना पॉइंटेड नोकीले टाइप की, जिसके दोनों एंड्स, जिनके दोनों सिरे नोकदार हों, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम फ्यूजीफॉर्म। ठीक है, जब इनकी बॉडी लैटरली कंप्रेस्ड है तो ज़ाहिर बात है आगे नोकीले टाइप की बनेगी, और हम उसे कहते हैं इनकी बॉडी क्या है बेटा? फ्यूजीफॉर्म है। यहाँ पर एक कार्टिलेजिनस फिश है, अगर आप इसको देखें, माउथ वाले पार्ट को देखें और इसके अलावा जो टेल वाला हिस्सा है ये देखें नोकदार बन रहा है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूजीफॉर्म। इनके पास जो माउथ है बेटा वो वेंट्रल है, वेंट्रल माउथ है। ठीक है, तो दो तरह के इनके फिशेस के माउथ होते हैं। बोनी फिशेस की बात करेंगे तो टर्मिनल है, यानी सामने है बिल्कुल उनका माउथ। लेकिन अगर कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करते हैं तो वेंट्रल, ये डोर्सल साइड होती है, ये वेंट्रल लोअर साइड पे है। और इसका फ़ायदा भी होता है, ये ज़्यादातर ना बॉटम के अंदर, तह के अंदर रहती हैं, और मैरीन समुद्रों में ज़्यादातर रहती हैं। तो ये समंदर की तह के अंदर जो खुराक वगैरह पड़ती है, जो भी इनका प्रीडेटर होंगे, जिनका शिकार करके खाएंगे, ये उनको आसानी से कैप्चर कर सकती है अपने माउथ के ज़रिए। ठीक है, तो ये वेंट्रल माउथ का इनका फ़ायदा है, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि माउथ वेंट्रल किस में है बेटा? कॉन्ड्रिक्थाइस के अंदर है, कार्टिलेजिनस फिशेज में है। जबकि टर्मिनल की जब हम बात करते हैं तो वो बोनी फिशेज के अंदर है, यानी सामने उनका माउथ लगा हुआ होता है। और माउथ वाले हिस्से के अंदर ऑल्फैक्टरी सैक्स नहीं है, ऑल्फैक्शन स्मेल को कहते हैं। तो स्मेल को रिसीव करने वाले कोई भी स्ट्रक्चर्स यहाँ नहीं है, तो आर नॉट कनेक्टेड टू माउथ कैविटी। इनका ताल्लुक जो है ऑल्फैक्टरी सैक्स का इनके माउथ के साथ नहीं है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है बेटा वो है वेंट्रल माउथ, आपने याद रखना है। उसके बाद फर्दर वन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्किन, इनकी बॉडी के ऊपर प्लेकॉइड स्केल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, टाइप ऑफ स्केल्स प्रेजेंट इन कार्टिलेजिनस फिशेस, तो बेटा कौन से होते हैं? प्लेकॉइड स्केल होते हैं।
क्लियर। स्केल्स क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप देखते हैं फिशेस को जब हम उसको साफ़ करते हैं ना, उसकी कटाई करनी होती है बनाने के लिए, उसके पीस बनाने होते हैं, तो हम सबसे पहले ऊपर से वो छोटे छोटे छिलके से होते हैं वो उतारते हैं, हार्ड किस्म के होते हैं, उनको स्केल्स कहा जाता है। और ये जो स्केल है ना, ये एक्सोस्केलेटन के तौर पर भी काम करते हैं, एक्सोस्केलेटन के तौर पर काम करते हैं। अच्छा, इन स्केल्स की स्ट्रक्चर कैसे होती है, टूथ लाइक होती है, यानी कि ये इनकी एक रूट होती है और ऊपर से ये ऐसे वहाँ से अराइज हो रहे होते हैं, ऐसे स्केल्स को हम कहते हैं ये एक्सोस्केलेटन प्लेकॉइड स्केल्स है। डेंटॉइड स्केल भी हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। डेंटॉइड क्योंकि ये मिलते जुलते हैं टूथ यानी दांतों की तरह के होते हैं, जैसे वो रूट्स होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं जिनके अंदर ये फिक्स होते हैं, हार्ड होते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसे होते हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर प्लेकॉइड स्केल उनके टीथ बनाने के लिए भी इवन के इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो उसी रेफरेंस से हम इनको नाम देते हैं, डेंटॉइड स्केल भी हम इन्हें कहते हैं। इसके अलावा इनके पास फिन्स भी होते हैं, फिन्स है जो आगे इनको स्विमिंग के अंदर हेल्प करेंगे इनकी। तो पेक्टोरल पेल्विक फिन्स हैं वो पेयर्ड है, डॉर्सल फिन भी तादाद में 2 है, कॉडल फिन्स जो हैं वो हेट्रो सर्कल है। तो वो ज़रा देखते हैं हेट्रो सर्कल, और ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम समझते हैं। हमारे पास ये कोई कार्टिलेजिनस फिश है और हम इसमें डिफरेंट तरह के ये जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए हैं, पेक्टोरल, पेल्विक, डॉर्सल और इसके अलावा कॉडल फिन्स कौन कौन से होते हैं। कॉडल जो लफ्ज़ है ना, ये टेल के लिए इस्तेमाल होता है, ये लफ्ज़ कॉडल जो है टेल के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो फिन्स इनके टेल्स वाली साइड पे मौजूद है इनको कॉडल फिन्स कहा जाता है। मैंने यहाँ पर लेबल भी किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हेट्रो सर्कल है। हेट्रो सर्कल का क्या मतलब है कि जो कॉडल फिन्स है इनकी एक डिफरेंट, हेट्रो लफ्ज़ डिफरेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो कॉडल फिन्स है अगर देखें, इनका एक पोर्शन जो है वो लार्ज होता है और दूसरा पोर्शन चूँकि स्मॉल है, तो इस तरह के कॉडल फिन्स को हम कहते हैं हेट्रो सर्कल, ठीक है। और जो लार्ज पोर्शन है उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम है यानी कि रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, क्लियर। तो ये वर्टिब्रल कॉलम भी लार्ज वाले पार्ट के अंदर मौजूद होगी, ठीक है। तो फिन्स कैसे हैं, अगर कोई जानदार ऐसे मूव कर रहा है, उसकी जो नीचे वाली साइड है उसके लिए लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वेंट्रल, और जो ऊपर वाली सरफेस है इसको डॉर्सल, और साइड पे जो मौजूद है इसके लिए लफ्ज़ लैटरल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ शोल्डर जैसे हमारे लगे हुए हैं, आगे वाले हिस्से शोल्डर वाली जैसे पोजीशन होती है, वहाँ जो लगे हुए हैं उनको पेक्टोरल कहते हैं, और इसके अलावा जो बैक साइड से लगे हुए हैं उनको पेल्विक भी हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास कोई फिश है, कार्टिलेजिनस फिश है, इसके ऊपर वाले ये आपको शोल्डर वाली जगह पे जो नज़र आ रहे हैं फिन्स, इनको पेक्टोरल कहते हैं, ठीक है। लोअर साइड पे जो नज़र आ रहे हैं इनको हम पेल्विक कहते हैं, और ये जो ऊपर वाली सरफेस पे मौजूद है इनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डॉर्सल। अच्छा, एनस के करीब जो फिन्स मौजूद हैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एनल फिन्स हम उनको कहते हैं, और टेल वाले पोर्शन में जो मौजूद है उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कॉडल फिन्स, क्लियर। ये डिफरेंट तरह के हैं, स्विमिंग के अंदर, स्टीयरिंग के अंदर, बैलेंसिंग के अंदर, जब ये पानी के अंदर मूव कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इस्तेमाल होते हैं, इनको मूव करवाने के लिए हरकत में भी इवन के ये फिन्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे नेक्स्ट वन जो इनके स्केलेटन की अगर हम बात करें तो इनका स्केलेटन ज़ाहिर बात है कि कॉन्ड्रिक थाइस हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कार्टिलेजिनस फिश, तो इनका जो एंडोस्केलेटन है कार्टिलेज का बना हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बेटा बात करें कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है, तो इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्लियर, यानी कि माउथ भी है और एनस, एनस यहाँ नहीं है, एनस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्लोएका का, ये टर्मिनोलॉजी हमने इस्तेमाल करनी है एनस की जगह पे। देखिए, एनस एक ऐसी ओपनिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें ओपन हो रहा होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ एंड हो रहा है उस ओपनिंग को हम कहते हैं एनस। यहाँ 3 तरह के सिस्टम के लिए सिंगल ओपनिंग है, ठीक है, तो हम इसलिए क्लोएका कह रहे हैं। क्या मतलब है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहीं इसी ओपनिंग के अंदर ओपन हो रहा होगा, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहीं खुल रहा होगा, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग यही होगी। अगर 3 डिफरेंट तरह के सिस्टम सिंगल ओपनिंग के अंदर जो है वो जाके खुल रहे हैं तो हम उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं क्लोएका, हम इसके लिए एनस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की इंडिपेंडेंट जो ओपनिंग होती है उसके लिए लफ्ज़ एनस इस्तेमाल होता है। तो बहरहाल इनके अंदर क्या होती है बेटा, क्लोएका होती है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, कुछ के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कुछ के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये ओपनिंग मौजूद होती है। इनके पास जो स्टोमिक है जे शेप स्टोमिक होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप पॉइंट याद रखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और इनकी बात करते हैं, तो इनके पास जो हार्ट है 2 चैम्बर्ड है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, क्लियर। और इसके अलावा इनसे एओर्टिक आर्चेज निकल रही होती है, आप पढ़ेंगे हार्ट ऑफ फिशेस
इस पर मैंने डिटेल से काफ़ी लेक्चर दिया हुआ है। तो एट्रिया, वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से आगे एक एडिशनल चैम्बर होते हैं, वहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं किसकी, एओर्टिक आर्क की। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हार्ट ऑफ फिश को आपने उस लेक्चर को सर्च करना है, वहाँ पर डिटेल से हमने इस हार्ट की बात की हुई है। क्लियर? अच्छा, ये कितनी पेयर्स होती हैं? ये 4 to 5 पेयर्स होती हैं एओर्टिक आर्च की। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन जो फीचर है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कि गैसों का तबादला इनके अंदर कैसे होता है कार्टिलेजिनस फिशेज में, तो गिल्स के थ्रू, ज़ाहिर बात है पानी के अंदर रहते हैं तो गिल्स के जरिए ही होता है। और गिल्स की तादाद कितनी है? 5 to 7 पेयर। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अच्छा, उसके बाद विदाउट अपर कूलम, मैंने यहाँ लफ्ज़, एक पर्दा है गिल्स के ऊपर पर्दा होता है जिसको हम अपर कूलम कहते हैं, इनके पास वो गिल्स के ऊपर वाला पर्दा नहीं है। और नो स्विम ब्लैडर, इनके पास तैरने के लिए एक थैली होती है जिसके अंदर ये गैस भरते हैं, और गैस भरने के बाद डेंसिटी कम हो जाती है तो आसानी से आप फ्लॉट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो इनके पास ऐसा स्विम ब्लैडर है ही नहीं सिरे से। ठीक है, तो इसकी रीज़न भी हम लॉजिक भी देखेंगे, फिर ये स्विम कैसे करेंगे। बहरहाल पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। गिल्स है, आप ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ को नोट करें। फर्ज करें फिश की बॉडी के ऊपर ये गिल्स है, ठीक है, और गिल्स जिन सुराख के जरिए बाहर खुलते हैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं गिल स्लिट। ये याद रखना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गिल स्लिट। जैसे हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नॉस्ट्रल्स के जरिए बाहर की तरफ खुल रहा है, तो इस तरह गिल स्लिट्स होते हैं, सुराख होते हैं जिनके जरिए गिल्स बाहर की तरफ ओपन हो रहे होते हैं। अच्छा, गिल्स के ऊपर ये एक कवर है जिसके नीचे ये मौजूद होंगे, यानी कि इस कवर के यहाँ नीचे मौजूद होते हैं। ये जो बाहर वाला कवर है इसको अपर कूलम कहते हैं। अपर कूलम आपको बोनी फिशेस के अंदर, जिनका स्केलेटन बोन्स का बना हुआ, उनके अंदर तो नजर आता है, लेकिन यहाँ पर इनका जो कवर है वो मौजूद नहीं होता, तो इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया विदाउट अपर कूलम। क्लियर? अच्छा, इनके पास स्विम ब्लैडर नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। स्विम ब्लैडर तैरने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने कहा है कि इसके अंदर गैसेस को फिल कर लेंगे और वो गैस फिल होने के बाद डेंसिटी कम हो जाती है और कोई भी चीज़ फ्लॉट कर सकती है, आसानी से तैर सकती है। ठीक है, तो इनके पास एज सच स्विम ब्लैडर नहीं है, तो फिर इनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है, स्विम कैसे करते हैं? तो याद रखना, इनका जो लीवर है ऑयली लीवर है, ऑयली लीवर, और ऑयली चीज़ जो भी है वो फ्लॉट करती है, तैरती है। ठीक है, तो इनके पास जो ऑयली लीवर है ना, वो इनको फ्लॉटिंग के अंदर या स्विमिंग के अंदर इनके लिए रोल प्ले कर रहा होगा। अच्छा, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि इसमें मेल और फीमेल अलग होती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज में मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होती हैं। गोनेड्स इनके पास पेयर्ड होते हैं। गोनेड्स वो ऑर्गन है जिनके अंदर स्पर्म और एग्स वगैरह बन रहे होते हैं। ठीक है, मेल गोनेड्स को टेस्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फीमेल गोनेड्स के अंदर हम ओवरीज की बात कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये उन्हीं रेफरेंस से ये बात की हुई है, गोनेड्स इनमें मौजूद होंगे। इनमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ऑब्जेक्टिव क्यों? क्योंकि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्टिलेजिनस फिशेज के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है इंटरनल है, और उस फर्टिलाइजेशन के लिए लाजमी है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया मौजूद होना चाहिए। क्लियर? और ये ओवीपेरस है, यानी कि कुछ एग लेंगे, अंडे वगैरह देते हैं, और कुछ विवीपेरस हैं, यानी कि वो बच्चे वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर हमने सिंपल बात की है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें जो हमारी बुक्स में डिस्कस की गई हैं, इसमें शार्क्स हैं, और शार्क जो है सेकंड लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है, ये ऑब्जेक्टिव है। और इसकी जो साइज़ है, इसका साइज़ 30 to 50 फीट तक, 30 से 50 फुट तक लंबी शार्क भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। इससे पहले लार्जेस्ट मैमल की बात करें तो वेल है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर शार्क का जो साइज़ है वो लार्ज होता है। इसके अलावा स्केट्स और रेज वगैरह ये सारी की सारी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। उसके बाद ये जो दो ग्रुप है ना, स्केट्स और रेज, इनके बारे में थोड़ी बहुत कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले स्केट्स और रेज बॉटम डिवेलर है, किसी भी समंदर की तह के अंदर आपको ये नजर आएंगे, और लार्जेस्ट एंटीरियल पेक्टोरल फिन्स होते हैं। अच्छा, इनके जो पेक्टोरल फिन्स हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, पेक्टोरल फिन्स है बेटा। और ये इनके लिए स्विमिंग का काम करते हैं, तैरने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि किसी परिंदे के विंग्स नहीं होते, ठीक है, उनको उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही इनके पास पेक्टोरल फिन इतने लार्ज साइज के, जैसे कि विंग्स नहीं होते, बिल्कुल विंग्स जैसे हमें नजर आ रहे होते हैं, और ये स्विमिंग में हेल्प कर रहे होंगे। तो इनके दो मेंबर स्कैट्स और रेज के दो बड़े फेमस एग्जांपल जो यहाँ पर दी हुई है बेटा, एक तो स्टिंग रेज है और दूसरा इलेक्ट्रिक ईल्स है। इन दोनों में बेसिक फ़र्क आपसे पूछा जा सकता है। स्टिंग जैसे कि नाम आपको खुद बता रहा है कि ये डंक वगैरह मारने के लिए, डंक मारने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि इतनी तेज़ इनके पास विप लाइक, लॉन्ग एंड विप लाइक टेल होती है। इनकी टेल मॉडिफाइड है, और ये टेल लॉन्ग लंबी भी है, विप लाइक हंटर की तरह की भी है।
और शार्प स्पाइन, उस पर तेज़ धार कांटे होते हैं। अगर ये ज़ोर से मारे ना, इवन के हमारे मसल्स भी बाज़ दफ़ा कट जाते हैं, तो इतनी शदीद जो है इसका असर होता है। कैन इन्फ्लिक्ट डेंजरस वाउंड्स, तो इससे बहुत ख़तरनाक तरीन आपको चोटें भी लग सकती हैं, ज़ख्म भी हो सकते हैं। स्टिंग रेज इसलिए कहा है क्योंकि इनकी टेल के ऊपर स्पाइंस होते हैं जो कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब जो भी प्रेडेटर इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, ज़ाहिर बात है तब ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक ईल्स, जैसा कि ये नाम खुद बता रहे हैं कि इनके पास जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, क्या है मतलब, डॉर्सल जो इनके मसल्स हैं, डॉर्सल मसल्स, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ये एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन के तौर पर करंट इनमें जनरेट होता है और कुछ 50 वोल्ट के करंट मारते हैं, कुछ 500 वोल्ट तक भी सुपर स्ट्रॉन्ग कह सकते हो करंट मारते हैं। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का शॉक आपको दे सकती है। ठीक है, तो इनके जो डॉर्सल मसल्स है ना, वो असल इलेक्ट्रिक ऑर्गन के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो इससे आपको गिव सवियर शॉक, खतरनाक तरीन जो है आपको झटका लग सकता है, इतना तेज करंट होता है इनका। तो ये इन दोनों में फ़र्क आपने याद रखना है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है। क्लियर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ शार्क, ये वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लिया करें। चैप्टर नंबर 10 के अंदर किंगडम एनिमेलिया में ये शॉर्ट के लिए अक्सर पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ शार्क, शार्क हाईली डिस्ट्रक्टिव टू फिशेज, लोबस्टर्स वगैरह, क्रैब्स वगैरह, फिशेज वगैरह, इनको खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनके लिए ये एक डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले करती हैं। फिर यूज एज अ फूड, बाज़ कंट्रीज़ में शार्क को खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और इनका लीवर ऑयल जो है, जो अक्सर ये अपने लीवर में स्टोर करके रखती हैं, मैंने बताया है कि वो लीवर ऑयल किस लिए इस्तेमाल करती हैं, बायोएंसी हम उसे कहते हैं, तैरने की सलाहियत। ठीक है, तो स्विमिंग के लिए उसको इस्तेमाल करती हैं। तो उसी लीवर ऑयल के अंदर विटामिन ए और विटामिन डी भी मौजूद होता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा। क्लियर। इनकी जो स्किन है, टू मेक आर्टिकल्स, जैसे किसी चमड़े से आप कोई चीज़ बनाते हो, तो इनकी स्किन को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ तरह की चीज़ें भी आप यहाँ से बना सकते हो। तो ये आज का टॉपिक था क्लास कॉन्ट्रिक्थाइस, जिसके अंदर हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करते हैं। इनके जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा पूछे जाते हैं। इनकी जनरल करैक्टरिस्टिक के ऊपर भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी तमाम तर जो कंसेप्ट है वो हमने साथ साथ क्लियर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने और बोनी फिशेस पर टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।